हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम चैप्टर 1 के थर्ड टॉपिक में पहुंच चुके हैं, राइट। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या था? लिमिटिंग एरर और गारंटीड एक्यूरेसी एरर के बारे में था। लिमिटिंग एरर और गारंटीड एक्यूरेसी एरर में हमने पहले दोनों का मीनिंग समझा कि क्या क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, बेसिक नॉलेज लिया हमने। फिर सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन में हम क्या है कि लिमिटिंग एरर और गारंटीड एक्यूरेसी एरर के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। और हमें यह भी पता चला कि गारंटीड एक्यूरेसी एरर मैन्युफैक्चरर के द्वारा बताया गया रहता है और वो फुल स्केल वैल्यू पे रहता है, और लिमिटिंग एरर हमारा ट्रू वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। किससे कैलकुलेट होता है? गारंटीड एक्यूरेसी एरर से होता है, करेक्ट। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स किए। नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया चैप्टर 1 में ही, क्या कि हम लिमिटिंग एरर अगर हमारे पास कंपोजिट क्वांटिटीज है, मतलब कि ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और प्रोडक्ट हो रहा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या तो फिर आपका कंपोजिट फिगर्स आ रहा है, तब उस केस में, पावर्स वाले केस में हमारा लिमिटिंग एरर पे क्या डिफरेंस पड़ेगा वो हमने देखा, करेक्ट। तो ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज के अगर लिमिटिंग एरर्स हमको पता है तो रिजल्टेंट क्वांटिटी का लिमिटिंग एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे वो टॉपिक देखा। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एरर्स क्या होता है, मतलब कि इन जनरल आपके कितने टाइप्स ऑफ एरर होते हैं और उनके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे। तो देखो, ये जो फर्स्ट पार्ट है, इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट है, इतना टाइप्स ऑफ एरर जब मैं डील करूंगा तो ये पूरा थ्योरी ओरिएंटेड होगा। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन देखे गए हैं, वो भी सारे कॉन्सेप्चुअल लेवल पे थ्योरी ओरिएंटेड, ठीक है। और फिर ये जब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जब मैं बात करूंगा तब इसमें आपको मैं पूरे फॉर्मूला नोट करवाऊंगा और ये आपका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, करेक्ट। तो चलो इस पार्ट को पहले हम कवर करते हैं, टाइप्स ऑफ एरर, राइट। तो इन जनरल अगर मैं बोलूं कि टाइप्स ऑफ एरर कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ एरर इन जनरल, राइट, टाइप्स ऑफ एरर। तो आप देखोगे यहां पे टाइप्स ऑफ एरर में टाइप्स 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइप, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर में मैंने पहला टाइप को डील किया, ग्रॉस एरर। अभी ग्रॉस एरर है क्या? ग्रॉस एरर इज नथिंग बट एरर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक्स, ह्यूमन मिस्टेक्स मतलब कि हमारे द्वारा कोई भी मिस्टेक्स जो हम करते हैं जिसके कारण एरर में रिजल्ट हो रहा है, वो क्या हो रहा है? हमारा ग्रॉस एरर हो रहा है, ठीक है। मतलब कि ऐसी कुछ गलतियां जो हमने की है जिसके कारण एरर आ रहा है। अब क्या क्या गलती हम कर सकते हैं जिसके कारण एरर आ रहा है? देखो, एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल कि लूज कनेक्शन कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि आप एक्सपेरिमेंट करते समय जब आप मीटर्स को कनेक्ट कर रहे हो तो आपने लूज कनेक्शन कर दिया होगा, ढंग से कनेक्शन नहीं किया होगा इंस्ट्रूमेंट्स का, राइट। या तो फिर आप मिसरीडिंग कर सकते हो, मिसरीडिंग और मेमोराइजिंग ऑफ डाटा कर सकते हो, मिसरीडिंग और मेमोराइजिंग ऑफ डाटा। इसका मतलब क्या कि अगर मान लो आपका आंसर 9.575 था, 9.575 था और आपने उसको राउंड ऑफ करके 9.5 लिख दिया, तो देखो कुछ एरर आ गया यहां पे, क्योंकि आपका एग्जैक्ट वैल्यू की बजाय आपने राउंड ऑफ कुछ कर दिया। या तो फिर आप ढंग से रीडिंग्स नहीं देखे, उस केस में एरर आ सकता है। या तो फिर आपने किसी से सुना, अपने फ्रेंड से, कि ये डाटा है, तो उसको आप मेमोराइज करके आप लिख दिए, आपने खुद से कैलकुलेट नहीं किया। तो इसके कारण, मतलब जो आप गलती कर रहे हो उसके कारण जो एरर आएंगे आपकी रीडिंग में, वो क्या हो रहा है? हमारा ह्यूमन मिस्टेक्स के कारण हो रहा है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं? ग्रॉस एरर बोल रहे हैं, राइट। थर्ड क्या हो सकता है आपका? इम्प्रॉपर एप्लीकेशन, ठीक है। इम्प्रॉपर एप्लीकेशन मतलब कि क्या? मान लो कि अगर, जैसे हमने देखा था कि अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी क्वांटिटी मेजर कर रहे हो और हमें जो मीटर यूज करना है उस पर कितना ज्यादा डिपेंड कर, लिमिटिंग एरर जो होता है वो कितना ज्यादा डिपेंड कर रहा है कि हम किस टाइप का मीटर यूज करें। मान लो कि अगर आपका क्वांटिटी का वैल्यू क्या है? 10 एम्पियर के आसपास है, तो आपको पता है कि इसकी ट्रू वैल्यू 10 एम्पियर के पास है, पर अगर आप मीटर यूज कर रहे हो 100 एम्पियर या 1000 एम्पियर का,
जिसका रेंज क्या है 100 एम्पियर या 1000 एम्पियर, तो उसमें आपने देखा था कि लिमिटिंग एरर ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो हम किस कंक्लूजन पे आए थे कि जिस रेंज का क्वांटिटी हमें मेजर करना है लगभग उसी के आसपास हमें इंस्ट्रूमेंट भी कंसिडर करना चाहिए। तो अगर आप ढंग से इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट नहीं किए तो उससे क्या होगा, लिमिटिंग एरर ज्यादा आएगा। एरर ज्यादा आएगा मतलब ये जो एरर आ रहा है ये किसके कारण आ रहा है, हमारे कारण आ रहा है, तो ये ग्रॉस एरर का पार्ट होगा, राइट। तो यहां पे मैंने तीन तरह की बात की, लूज कनेक्शन हो सकता है, मिस रीडिंग ऑफ डाटा हो सकता है, और फिर इम्प्रॉपर एप्लीकेशन हो सकता है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट में अगर मैं चलूं, सेकेंड पार्ट आपका जो हो सकता है वो हो सकता है सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर क्या हो सकता है, तो इसमें अगर मैं डेफिनेशन लिखूं इसका, एरर्स कॉमन फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स, ठीक है। मतलब कि वो एरर्स जो सबके लिए कॉमन होंगे, मतलब कि जितने लोग भी वहां पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे या उस इंस्ट्रूमेंट में एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे सभी को वही एरर देखने को मिलेगा। जो ह्यूमन एरर, ये जो ग्रॉस एरर हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था कि हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से कुछ गलतियां करेगा, उसके हिसाब से एरर आ रहा था ना। पर यहां पे ऐसा होगा कि हर इंडिविजुअल सेम के लिए जो एरर आएगा वो सेम रहेगा, करेक्ट। तो ये एरर्स वो एरर होते हैं जो कॉमन होते हैं सारे ऑब्जर्वर्स के लिए, राइट। तो ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ एरर है, और इस सेकेंड टाइप ऑफ एरर के भी तीन टाइप्स होते हैं। तो आइए इनको डील करते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं इसके। तो फर्स्ट टाइप जो इसका होता है, फर्स्ट टाइप इसका मैं लिखूं, ये हो जाता है इंस्ट्रूमेंट एरर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर लिख देता हूं, राइट। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, अब देखो सपोज करो आप जिस मीटर या किसी इंस्ट्रूमेंट पे आप जो रीडिंग्स ले रहे थे, उस मीटर का सपोज करो कि वो मीटर एक बार गिर चुका हो, मतलब कि उसमें अगर कुछ डिफेक्टिव पार्ट हो या फिर उसका जो अंदर का सिस्टम कुछ हिला हुआ हो, मतलब कुछ भी उसमें डिफेक्टिव पार्ट या वॉर्न पार्ट आने के कारण वो ढंग से रीडिंग शो नहीं कर रहा है और उसके कारण कुछ एरर आ रहे होंगे। नेक्स्ट थिंग क्या हो सकता है कि अगर उसमें वीक स्प्रिंग हो, उसका जो स्प्रिंग हो वो वीक हो, या उसमें मैग्नेट कुछ वीक हो, या तो फिर वो मीटर बहुत टाइम पुराना है तो उसमें क्या है एजिंग इफेक्ट आ सकता है, कुछ फ्रिक्शनल एरर हो सकते हैं, कुछ हिस्टेरेसिस एरर हो सकते हैं, कुछ आपका लोडिंग इफेक्ट के कारण एरर आ सकता है कि मान लो आपने ऐसे ही जगह उसको कनेक्ट किया जिसमें लोडिंग इफेक्ट के कारण उसमें एरर आ रहा है। तो ये सारे जो एरर आ रहे हैं जो इंस्ट्रूमेंट के कारण आ रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट के कारण आ रहे हैं, और जो भी उस इंस्ट्रूमेंट में एक्सपेरिमेंट करेगा उन सारे ऑब्जर्वर्स के लिए वो कॉमन हो रहा है। तो वो सारे एरर्स आपके इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आएंगे। तो यहां पे अगर मैं लिखूं इंस्ट्रूमेंटल एरर्स में क्या क्या लिख सकता हूं मैं, एजिंग इफेक्ट के कारण एरर हो सकता है, एजिंग एंड लोडिंग इफेक्ट लिख देता हूं। ठीक है, एरर ड्यू टू वॉर्न पार्ट्स और डिफेक्टिव पार्ट्स, ठीक है, वीक स्प्रिंग्स या फिर मैग्नेट्स, वीक स्प्रिंग्स या मैग्नेट्स, ठीक है, फ्रिक्शनल एरर या फिर हिस्टेरेसिस एरर, तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं आपके इंस्ट्रूमेंटल एरर के, राइट। और ये इंस्ट्रूमेंटल एरर किसके अंदर आ रहा है, सिस्टमैटिक एरर के अंदर ही आ रहा है। नाउ नेक्स्ट थिंग ये हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट क्या होता है, इसका सेकंड अगर मैं लिखूं तो सेकंड हम लिख सकते हैं इन्वायरमेंटल एरर। ठीक है, ये भी सिस्टमैटिक एरर ही है। क्यों सिस्टमैटिक एरर है, क्योंकि ये भी सारे ऑब्जर्वर्स के लिए कॉमन है। नाउ इसमें क्या क्या एरर आ सकता है, ये है एरर ड्यू टू देखो अब जहां पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या रीडिंग्स ले रहे हो
उस वहां के टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपका पॉइंटर कैसे डिफ्लेक्ट कर रहा है, स्प्रिंग के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो ओवर इन ऑल टेम्परेचर के कारण आपका इंस्ट्रूमेंट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो क्या होगा, इन्वायरमेंटल एरर, मतलब कि वहां का इन्वायरमेंट के कारण जो आपके रीडिंग्स में फर्क आ रहा है वो सब क्या होंगे, इन्वायरमेंटल एरर होगा। अगर आपका मान लो कि ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से कुछ एरर आएगा। मान लो कि अगर आप जहां पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है या इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो आपके पॉइंटर में कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, अनवांटेड डिफ्लेक्शन आएगा जो कि एरर को रिजल्ट करेगा। तो वैसे एरर्स जहां पे इन्वायरमेंट के कारण आपका एरर आ रहा है वो सब क्या आएंगे, इन्वायरमेंटल एरर के कारण होंगे। और ये इन्वायरमेंटल एरर सारे ऑब्जर्वर्स के लिए कॉमन है तो इसलिए सिस्टमैटिक एरर का पार्ट है, राइट। तो एरर ड्यू टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एंड स्ट्रे फील्ड। स्ट्रे फील्ड मतलब कि क्या, जो बाहर की फील्ड होती है ना जो पॉइंटर पे असर करती है, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वो हम उसको स्ट्रे फील्ड बोलते हैं, राइट। तो ये सेकंड हो गया। थर्ड अगर मैं बात करूं, थर्ड आप लिख सकते हो आप ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर, राइट। तो देखो ऑब्जर्वेशनल एरर मतलब कि क्या, देखो समझो, अगर मैं ये स्केल ले रहा हूं, यहां पे एक स्केल हो गया 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यहां पे एक रीडिंग, यहां पे ये, ठीक है। ऐसे ये स्केल मैंने डिसाइड कर लिया है। अब देखो सपोज करो ये आपका स्केल था, मीटर का स्केल था, ये आपका पॉइंटर है। अब ये देखो ये रीडिंग ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, यहां पे आके रुक गया। सपोज करो ये पॉइंटर यहां पे आके रुक गया। अब होता क्या है कि इस स्केल और इस पॉइंटर के बीच कुछ ना गैप होता है, कुछ गैप होता है। तो अगर ये ऐसा है, पॉइंटर यहां पे आके रुक गया है, ठीक है। तो अब देखो इस पॉइंटर को जब मैं देखूंगा और वैल्यू नोट करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, मतलब कि क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास। अगर मैं इस साइड से देख रहा हूं, मतलब कि लेफ्ट साइड से देख रहा हूं, तो मैं बोलूंगा कि ये ना कुछ अप्रोक्सीमेटली 3 होगा, 3 के आसपास है वैल्यू, मतलब मुझे यहां से दिखेगा कि ये 3 है वैल्यू। अब क्योंकि मेरा लाइन ऑफ साइट से मुझे ऐसे क्या दिख रहा है कि ये 3 पे रुका हुआ। अब अगर मैं इधर आके रुका, ऐसे किया, ठीक है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं कि ना मुझे ये लग रहा है कि 2.9 के आसपास है। अब अगर कोई इधर से देख रहा होगा, कोई अगर इधर से देख रहा होगा तो वो बोलेगा कि ये हो सकता है कि 2.8 है। समझ रहे हो, मतलब इसका मतलब क्योंकि पॉइंटर और स्केल के बीच जो डिफरेंट मतलब थोड़ा सा गैप है और पॉइंटर जब आके रुका तो अलग अलग एंगल से देखने से, अलग अलग लाइन ऑफ साइट से देखने से मुझे क्या लगा कि कुछ रीडिंग्स में डिफरेंस दिखा। कोई यहां से 0.1 का डिफरेंस देखेगा, कोई इधर से कुछ अलग देखेगा, कुछ इधर से अलग देखेगा, राइट। तो ये जो रीडिंग्स में डिफरेंस आ रहा है लाइन ऑफ साइट के कारण, वो क्या होगा, पैरेलैक्स एरर होगा। और यही पैरेलैक्स एरर ना आपका ऑब्जर्वेशनल एरर के लिए आता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशनल के एरर के अंडर आता है पैरेलैक्स एरर। तो ये आपने समझा कि पैरेलैक्स एरर आखिर है क्या। तो इसका अगर मैं डेफिनेशन दूं आपको प्रॉपर, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इसको, पैरेलैक्स एरर को यहां पे पैरेलैक्स एरर, ठीक है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेलैक्स एरर, इसको मैं लिख सकता हूं, इट इज द डिफरेंस, और डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूं डायरेक्टली, डिफरेंस और डिस्प्लेसमेंट in the apparent position of object due to different line of sight, राइट। तो ऑब्जर्वेशनल एरर में कई बार ऐसा पूछा जा सकता है कि आपसे बोल दिया जाए एरर ड्यू टू डिफरेंस और डिस्प्लेसमेंट इन द अपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू डिफरेंट लाइन ऑफ साइट इज
विच एरर, ऐसे भी कभी कभार आपको डायरेक्टली डेफिनेशन दे दिया जाएगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो कौन सा एरर है। ऑप्शंस दे देंगे आपके पास, ग्रॉस एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल एरर। तो आप क्या करोगे, अगर ऑप्शन में पैरेलैक्स एरर है तो पैरेलैक्स एरर को सेलेक्ट करोगे, पैरेलैक्स एरर नहीं है तो ऑब्जर्वेशनल एरर है तो उसको सेलेक्ट करोगे, ऑब्जर्वेशनल भी नहीं दिया है, अगर सिस्टमैटिक एरर गिवन है तो सिस्टमैटिक को टिक करोगे, राइट, क्योंकि सिस्टमैटिक एरर के अंडर ही ऑब्जर्वेशनल एरर आता है, और वो जो ऑब्जर्वेशनल एरर है वो क्या है, पैरेलैक्स एरर ही है। और पैरेलैक्स एरर आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी पॉइंटर के अलग अलग लाइन ऑफ साइट से देखने के कारण जो रीडिंग्स में डिफरेंस आ रही है, अलग अलग रीडिंग्स में डिफरेंस आ रही है, वो क्या होता है, आपका पैरेलैक्स एरर होता है, राइट। अब इस पैरेलैक्स एरर को मिनिमाइज या रिमूव कैसे करते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं हम पता है, इसके लिए हम यहां पे ये ऐसे एक मिरर स्ट्रिप कंसीडर करते हैं, मिरर स्ट्रिप, ठीक है। तो क्या होता है कि हम एक मिरर स्ट्रिप लेते हैं पॉइंटर और स्केल के बीच, तो पॉइंटर और स्केल के बीच जब एक मिरर स्ट्रिप आता है ना, तो यहां पे जो पॉइंटर का रिफ्लेक्शन होता है मिरर में, वो हमको इजीली दिख जाता है, तो हमको एग्जैक्ट पता चलता है कि हाँ ये रीडिंग यहां पे डिनोट कर रहा है, करेक्ट। तो ये जो ऊपर में जो गैप दिख रहा था ना, ऊपर में गैप होने के कारण हमको अलग अलग एंगल से जो दिख रहा था, वो एरर हमें मिनिमाइज होते हुए दिखता है, राइट। मिरर स्ट्रिप में ऐसे अगर रहेगा तो यहां पे मेरे को दिख जाएगा कि ये पॉइंटर है, ये ऐसे करके, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये इसको डिनोट कर रहा है, ये इसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं चाहे इधर से देखूं या चाहे इधर से देखूं, मेरे को सारे में एक ही वैल्यू दिखेगी, राइट। तो टू मिनिमाइज वी यूज मिरर स्ट्रिप, यहां पे आप लिख सकते हो टू मिनिमाइज वी यूज मिरर स्ट्रिप बिटवीन पॉइंटर एंड स्केल, ठीक है। पॉइंटर और स्केल के बीच में एक मिरर स्ट्रिप यूज करता हूं पैरेलैक्स एरर को हटाने के लिए। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने देखा टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर में पहले मैं देखा ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर में क्या था, एरर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक्स, हमारे द्वारा जो भी मिस्टेक हो रहा है, मतलब कि दोषी हम हैं एरर करने के लिए, तो लूज कनेक्शन हो सकता है, मिस रीडिंग और मेमोराइजिंग ऑफ डाटा हो सकता है, इम्प्रॉपर एप्लीकेशन हो सकता है, करेक्ट। सिस्टमैटिक एरर्स, एरर कॉमन फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है इंस्ट्रूमेंट की गलती है, उसके कारण एरर आ रहा है। तो उसमें क्या देखा, इंस्ट्रूमेंटल एरर था पहला पार्ट, जिसमें एजिंग इफेक्ट के कारण या लोडिंग इफेक्ट के कारण, या तो फिर एरर ड्यू टू डिफेक्टिव पार्ट्स, उसमें कुछ पार्ट्स टूट गया होगा, एक दो बार पटकाया होगा तो, या फिर वीक स्प्रिंग्स या वीक मैग्नेट्स होंगे उसके खुद के, फ्रिक्शनल एरर हो सकता है या हिस्टेरिसिस एरर हो सकता है, जो भी है इंस्ट्रूमेंट की गलती है, हमारी नहीं है, ठीक है। इन्वायरमेंटल एरर, हमारा जो आसपास का वातावरण है, जिसमें टेम्परेचर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकता है, या स्ट्रे फील्ड हो सकता है, जिसके कारण पॉइंटर या रीडिंग में कुछ हमारा एरर आ रहा है, तो ये इन्वायरमेंटल एरर। ये भी सारे ऑब्जर्वर्स के लिए सेम है। ऑब्जर्वेशनल एरर, ये क्या है, पैरेलैक्स एरर, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट और पॉइंटर के बीच, स्केल और पॉइंटर के बीच जो गैप है, उसके कारण हम अलग अलग लाइन ऑफ साइट से अगर देखते हैं तो हमें एरर दिखता है, तो उसको हम मिनिमाइज करने के लिए मिरर स्ट्रिप करते हैं, और ये ऑब्जर्वेशनल एरर कहलाता है। और इसका डेफिनेशन भी मैंने यहां पे लिख दिया, और यही है हमारा पैरेलैक्स एरर, ठीक है। तो डेफिनेशन भी कई बार देखो, ये जो मैं आपको एग्जांपल्स लिख रहा हूं ना, कभी कभार ऐसी एग्जांपल्स आपके क्वेश्चंस में आएंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा एरर है ये, तो यहां से ऐसे थ्योरी वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो आप ये एग्जांपल्स को भी साथ में नोट करते जाओगे। अब मैं लास्ट टाइप ऑफ एरर की तरफ चलता हूं, जो है रैंडम एरर। यहां पे थर्ड है रैंडम एरर। ठीक है, तो ये रैंडम एरर, थर्ड एरर है हमारा रैंडम एरर। तो रैंडम एरर में क्या लिख सकते हो, देखो इसको लिख सकते हो आप एरर ड्यू टू अनआइडेंटिफाइड कॉज, अनआइडेंटिफाइड कॉज, ठीक है। अनआइडेंटिफाइड कॉज मतलब कि क्या, कि ये जो रैंडम एरर है ना, इसका कोई सिर पैर नहीं है, मतलब ये कभी भी आता है, कभी भी चले जाता है, किसी को नहीं पता कि कहां, मतलब
क्यों आ रहा है, इसका रीजन क्या है, इसका कॉस्ट क्या है, इसका कुछ आइडिया नहीं रहता। ठीक है, जैसे ये सब एरर्स तो मैंने बता दिया कि ये ह्यूमन के कारण है, इन्वायरमेंट के कारण है, पर ये रैंडम एरर क्या है, जैसा कि नाम है वैसे ही काम है कि रैंडम एरर के बारे में हमको कुछ आइडिया नहीं रहता है कि ये क्यों आ रहा है, इसको कैसे मिनिमाइज करें, या फिर मतलब इसके बारे में हम लोग को आइडिया ही नहीं रहता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रैंडम एरर ड्यू टू अनआइडेंटिफाइड कॉज, मतलब कि हमको इसके कॉज के बारे में भी आइडिया नहीं होता है। ठीक है, रैंडम एरर। अब अगर इसी को मैं अगर बोलूं तो क्या क्या इसके बारे में हमको क्या क्या थ्योरी पता होना चाहिए कि एरर ड्यू टू अनआइडेंटिफाइड कॉज इज नोन एज रैंडम एरर। नेक्स्ट थिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज, ये फर्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सीडेंटल एरर। इसको हम एक्सीडेंटल एरर भी बोलते हैं, राइट, एक्सीडेंटल एरर भी बोलते हैं। ठीक है, थर्ड थिंग, एक्सीडेंटल एरर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि गलती से आ गया है ये और इसका अनआइडेंटिफाइड कॉज के कारण आ रहा है, इसलिए रैंडम है। नाउ क्योंकि इस एरर के बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं रहता कि क्यों आ रहा है और कैसे एलिमिनेट करें, तो हम क्या करते हैं, इस एरर को समझने के लिए कि इसके ऊपर कुछ एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, मतलब कि इस एरर के कॉज को समझने के लिए या इसको थोड़ा सा स्टडी करने के लिए हम इस एरर के ऊपर एनालिसिस करते हैं। और वो एनालिसिस कैसा होता है, देखो, टू मिनिमाइज दिस we do Gaussian statistical analysis। ठीक है, मतलब कि अब क्योंकि हमको इस एरर के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है तो हमको समझने के लिए इसके ऊपर कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा। अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या होता है भाई, देखो बचपन में हम 8th और 9th क्लास में या फिर 10th क्लास में हम देखे थे, मैथ्स पढ़ते थे, तो मैथ्स में कुछ हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ते थे। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या होता था, हमारे पास एक टेबल गिवन था, वो टेबल था क्या, वो टेबल था डाटास, मतलब कि कुछ सेट ऑफ डाटास हमारे पास गिवन थे। वैसे ही हम, क्योंकि हम मेजरमेंट पढ़ रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, कुछ सेट ऑफ रीडिंग्स होंगी, मतलब कि एक क्वांटिटी लूंगा मैं, करंट अगर मेरे को पता है कि 10 एम्पियर है करंट, तो मैं क्या करूंगा, एक मीटर यूज करूंगा, उस करंट को मेजर करूंगा। मेजर किया, सपोज करो 9.8 आ गया, मेरे को पता है कि ट्रू वैल्यू उस करंट की 10 एम्पियर है। एक इंस्ट्रूमेंट एमीटर लिया मैं, उससे मेजर किया, उसकी वैल्यू आ गई 9.8। दूसरा एमीटर लिया, फिर से वही 10 एम्पियर को मेजर किया, उसमें सपोज 9.9 एम्पियर शो कर रहा है। अब तीसरा एमीटर लिया और क्या बोलते हैं, फिर से उस करंट को मेजर किया, कोई 10.1 शो कर रहा है, कोई एक 9.7 शो कर रहा है। मतलब कि क्या हो रहा है कि मैं एक ही क्वांटिटी को मेजर करने के लिए डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ले रहा हूं और एक ही क्वांटिटी को मेजर कर रहा हूं। पर यहां पे आपका इन्वायरमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर सारे क्वांटिटीज के लिए सेम है। तो मतलब कि सब कुछ अगर सेम है और जो भी एरर अब आएगा वो क्या होगा, रैंडम एरर होगा। तो उसी को जो हम एनालाइज करेंगे वो क्या करेंगे, उसके लिए हम डाटास लेंगे, सेट ऑफ डाटास लेंगे और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, राइट। तो ठीक है, तो यहां पे ह्यूमन भी मिस्टेक नहीं करेगा, इन्वायरमेंटल एरर भी जो है वो हम सबको पता है कि क्या क्या एरर आ रहे हैं, उसको हटाने के बाद जो भी हमारे पास जो सेट ऑफ डाटा बचे उसके ऊपर कुछ हमको स्टैटिस्टिक्स करना पड़ेगा, कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा इस रैंडम एरर को समझने का। और यही चीज हमारा होगा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का पार्ट, जो कि हम इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज देखेंगे और वो फॉर्मूलाज आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कई बार थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन में कभी कभार डायरेक्टली रिलेशनशिप पूछ सकता है या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ दिया जाता है। तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्यों करते हैं, रैंडम एरर को समझने के लिए। तो यहां पे मैंने पूरा टाइप्स ऑफ एरर को आपके लिए नोट कर दिया है, राइट। और ये अब मैं चाहूंगा इसके ऊपर रैंडम एरर में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर लें। तो हमारा जो अभी नेक्स्ट पार्ट होने वाला है इस वीडियो का वो क्या होगा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के ऊपर। और ये जो टाइप्स ऑफ एरर है ये हमारा कंप्लीट होता है थ्योरेटिकल पार्ट। तो यहाँ पे मैंने ह्यूमन एरर लिखा जो कि ग्रॉस एरर था। देखो, लूज कनेक्शन, मिसरीडिंग ऑफ मेमोराइजिंग ऑफ डाटा, इम्प्रॉपर एप्लीकेशन। इसमें आप एक और पॉइंट भी लिख सकते हो। क्या पॉइंट लिख सकते हो? रॉन्ग कैलकुलेशन या रॉन्ग फॉर्मूला और रॉन्ग फॉर्मूला। ठीक है, मतलब कि सपोज करो किसी इंस्ट्रूमेंट का हमको मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैलकुलेट करना है या फिर पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो उसमें हमें कुछ गलती कर दिए, फॉर्मूला गलत लगा दिए
या ढंग से कैलकुलेट नहीं किए, तो जो एरर आ रहा है हमारे रीडिंग्स में वो क्या होगा, अगेन ग्रॉस एरर ही होगा क्योंकि वो हमारे कारण हुआ है। फिर ये सिस्टमैटिक एरर के पूरे एकदम तीनों टाइप में मैंने अच्छे से बताया। फिर रैंडम एरर बताया कि अनआइडेंटिफाइड कॉज के कारण हुआ है। इसको समझने के लिए अब मैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करूंगा। इसको गॉसियन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्यों बोलते हैं वो हम समझेंगे। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मतलब कि क्या, सेट ऑफ डाटास होंगे। डाटास क्या चीज होंगे, वो डाटा होंगे रीडिंग्स होंगे, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के रीडिंग्स एक ही क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अंडर द सेम इन्वायरमेंटल और या सिस्टम, अंडर द सेम सिस्टमैटिक एरर, सबका एक ही इन्वायरमेंट में रहेंगे वो सब के सब। तब हम जो रीडिंग्स को लेंगे उसमें हम मीन निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, स्पैन निकालेंगे। तो ये सब चीज हमको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के ऊपर करना है। तो यहां पे मैं करता हूं इसको वाइप और अब चलता हूं थोड़ा सा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, फॉर्मूलाज नोट करता हूं। राइट, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। ये थ्योरी वाला पार्ट, ये टेबल को आप अच्छे से बना लेंगे और एग्जांपल्स को भी साथ आप नोट कर लेंगे क्योंकि वो आपका एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि डेफिनेशन दे देगा या कुछ ये पूछेगा एरर ड्यू टू लूज कनेक्शन, तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे कि कौन सा एरर है, तो आपको क्लिक करना है किस पे, ग्रॉस एरर के ऊपर। राइट, अब एरर ड्यू टू एजिंग किसके कारण हो रहा है, एरर ड्यू टू टेम्परेचर किसके कारण हो रहा है। ठीक है, पैरेलैक्स एरर का अगर डेफिनेशन दे दिया है तो आपको पहचानना है कि ये डेफिनेशन पैरेलैक्स एरर का है और उसको मिनिमाइज कैसे करते हैं। राइट, ठीक है, तो ये सब था टाइप्स ऑफ एरर, थ्योरेटिकल पार्ट आपका। नाउ अब हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो यहां पे मैं लिखता हूं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, ये यहां पे तो देखो होता क्या है यहां पे कि ये हमारे पास आ गया एक एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में मैं लेता हूं रीडिंग वैल्यू, या तो फिर इसको क्या बोल सकते हो, इंस्ट्रूमेंट वैल्यू भी बोल सकते हो। इंस्ट्रूमेंट वैल्यू। राइट, ये देखो ये हो गया एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस में क्या ले रहा हूं मैं, वाई एक्सिस में ले रहा हूं मैं आपका नंबर ऑफ रीडिंग्स, मतलब कि उस इंस्ट्रूमेंट में मैंने कितने बार रीडिंग्स लिया उसको कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। तो यहां पे अब मैं ड्रॉ करता हूं ये, ठीक है, तो ये हो गया ये, इस पॉइंट को मैं यहां पे ठीक है, ये एक रीडिंग हो गया। ठीक है, ये तो मुझे यहाँ पे ये जो फंक्शन दिख रहा है ये रीडिंग्स क्या है, रीडिंग्स का नाम भी लिख देता हूँ यहाँ पे मैं सबका। एक हो गया x1, x2, x3, x4, x5, x6, ठीक है, x7 अप टू xn कर देता हूँ। तो xn, x1, x2, x3 है क्या, सपोज करो एक करंट को मैं मेजर कर रहा हूँ जिसकी ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू ऑफ करंट है 5 एम्पियर और एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया तो उसकी मेजर वैल्यू क्या आई, उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया तो आया 4.9 एम्पियर। ठीक है, दूसरे से मेजर किया तो आया 4.8 एम्पियर, फिर तीसरे से मेजर किया तो x3 आया मेरा सपोज कर लो 5.1 एम्पियर, फिर x4 आया 5 एम्पियर, फिर x5 आया अपना अगेन 5.2 एम्पियर। तो ऐसे करके कुछ रीडिंग्स आते गए। तो ये जो मीटर्स की रीडिंग्स आ रही है ना उसी को मैं x से डिनोट कर रहा हूं। क्लियर, तो ये समझ में आ गया कि ये x है क्या, ये नथिंग बट रीडिंग वैल्यू है या इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग की वैल्यू आ रही है वो है। राइट, तो ये ट्रू वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू है। नाउ
ये मेरे पास अब ये जो फंक्शन है ना, ये जो कर्व ऐसा टाइप का जो बन रहा है, ये एक्चुअल में गॉसियन फंक्शन है, इसलिए इसका नाम क्या है, गॉसियन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। पर इसका कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, पर ये बस ये कर्व बनाना था आपको लिए, तो मैं बना दिया कि ये गॉसियन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में ये गॉसियन फंक्शन है, इसलिए इसका नाम गॉसियन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। तो अब देखो बेसिक जैसे ये हमारे पास क्या आ गया, यही एग्जांपल है आपका क्या, सेट ऑफ डाटास का। ये सेट ऑफ डाटास का एग्जांपल है आपके पास कि एक करंट को मेजर करने के लिए कितने सारे मीटर्स का रीडिंग है यहाँ पे। अब इसमें हम क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स वाइज, आप बचपन में पढ़े होंगे। फर्स्ट पॉइंट अगर यहाँ पे लिखूं मैं, ये मीन वैल्यू, या तो फिर क्या बोल सकते हैं इसको, अर्थमेटिक मीन भी बोल सकते हैं, मीन, या एवरेज वैल्यू भी बोल सकते हैं, एवरेज वैल्यू भी बोल सकते हैं इस चीज को। तो एवरेज वैल्यू है क्या, एवरेज वैल्यू कुछ नहीं बल्कि टोटल सभी रीडिंग्स का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स। ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं एवरेज निकालने का। तो देखो एक्स बार से डिनोट कर रहा हूं, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं एक्स बार से, राइट। तो हम मीन या एवरेज वैल्यू को एक्स बार से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स बार किसके इक्वल है, यहाँ पे एक्स बार है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn, जितने नंबर ऑफ रीडिंग्स हो गए डिवाइडेड बाय n, राइट। n क्या है, नंबर ऑफ रीडिंग्स है, कितनी रीडिंग्स हमने ली। जैसे यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n 5 है, x1 x2 x3 गिवन है, तो यहाँ पे मैं क्या निकाल सकता हूँ, x बार या फिर एवरेज वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, राइट। तो फर्स्ट थिंग हमने एनालिसिस में रीडिंग्स के रैंडम एरर के ऊपर ही हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी। तो पहला बात ये की है कि ये हो गया हमारा एवरेज वैल्यू। नेक्स्ट हम क्या बात कर सकते हैं इसके ऊपर, मिनिमम रेंज ऑफ एरर। ठीक है, मिनिमम रेंज ऑफ एरर। और थर्ड रहेगा हमारा मैक्सिमम रेंज ऑफ एरर। राइट, ये तो देखो मिनिमम रेंज ऑफ एरर। देखो यहां पे सबसे छोटी क्वांटिटी कौन है, सबसे छोटी क्वांटिटी मेरे को यहां पे ये दिख रही है, ये मिनिमम वैल्यू है, ये है हमारा एक्स मिनिमम, राइट। ये है एक्स मिनिमम। और यहां पे देखो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, यहां पे सबसे बड़ी वैल्यू है एक्स मैक्स में, ये राइट। और ये हमारी क्या है, ट्रू वैल्यू है ये, और ये सब क्या है, मेजर्ड वैल्यू है। तो अगर मेरे को एरर निकालना है तो एरर क्या है, सिंपल सा मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, सिंपल बात है। तो जब मिनिमम रेंज ऑफ एरर के बारे में बात कर रहा हूं यहां पे, तो मिनिमम रेंज कब आएगा आपका, देखो जब यहां पे अगर मैं 4.8 माइनस आपका क्या करूं, यहां पे -5 करूं तो -0.2 का एरर देखने को मिल रहा है। और यहां पे जब मैं 5.2 -5 करता हूं तो अगेन यहां पे +0.2 का मेरे को एरर देखने को मिल रहा है, ठीक है, प्लस उसका एरर देखने को मिल रहा है। और यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, ये जो 5 ले रहा हूं ना, ये 5 आपका ट्रू वैल्यू नहीं है, ये एरर जो है आपका मैं ले रहा हूं, क्योंकि कभी भी आप रीडिंग्स लोगे तो हर बार आपको ट्रू वैल्यू तो पता नहीं रहेगा कि अगर ट्रू वैल्यू अगर आपको पहले से ही पता तो आप मेजर क्यों कर रहे हो, राइट। तो हर बार ट्रू वैल्यू पता नहीं होगा। तो ये जो 5 है ना, ये 5 आपका सपोज करो ये 5 है, मतलब कि ये एवरेज वैल्यू, ये आपका क्या है, एक्स बार, ठीक है। सपोज करो मैं एक्स बार निकाला, सबसे पहले मैं एक्स बार निकालूंगा, एवरेज वैल्यू निकालूंगा। तो एवरेज वैल्यू जब मैं निकाला इन पांचों का, तो सपोज करो कि 5 एम्पियर आ गया आपका एवरेज वैल्यू। अब मैं उसको सपोज कर रहा हूं कि ये एवरेज वैल्यू ही आपकी ट्रू वैल्यू आसपास होगी। तब जब मैं इसको रेंज ऑफ एरर निकालना होगा मुझे, तो मैं इस एवरेज वैल्यू को अज्यूम करूंगा ट्रू वैल्यू के लिए हिसाब से, और फिर रेंज ऑफ एरर निकालूंगा। तो पहले मेरे को मिनिमम क्वांटिटी पता होना चाहिए, मैक्सिमम क्वांटिटी पता होना चाहिए, और ये मेरे को एरर मिल रहा है। अब एरर क्या है कि जनरली मेरे को एनालाइज करने के लिए मेरे को पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो यहां पे तो मैं मैक्सिमम रेंज ऑफ एरर कैसे बोल सकता हूं कि मैक्सिमम रेंज यहां पे मेरे को दिख रहा है पॉजिटिव वैल्यू, यहां पे मैं लिख सकता हूं क्लियरली आपका एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स बार, ठीक है। एक्स बार क्या है, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू है, ठीक है। पहले हम एवरेज वैल्यू निकाल चुके हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग, मिनिमम वैल्यू निकालना हो तब हम क्या करेंगे, एक्स बार माइनस एक्स मिनिमम, ठीक है, ताकि मेरे को ये एरर जो चाहिए पॉजिटिव चाहिए, ताकि एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इजी पड़े, राइट। एक्स बार माइनस एक्स मिनिमम, तो ये हमारा एरर आ गया, ये है हमारा मिनिमम रेंज ऑफ एरर, मैक्सिमम रेंज ऑफ एरर, ये है एवरेज वैल्यू। अब ये तीन चीज हम इन
पूरे क्वांटिटीज के ऊपर ये चीज एनालाइज कर चुके हैं ना। फोर्थ पॉइंट अगर मैं यहां पे लिखूं, ठीक है, फोर्थ पॉइंट एवरेज रेंज ऑफ एरर, एवरेज रेंज ऑफ एरर। तो देखो मिनिमम रेंज ऑफ एरर मुझे पता चल गया, मैक्सिमम रेंज ऑफ एरर पता चल गया, एवरेज रेंज ऑफ एरर भी यहां से डायरेक्टली निकल जाएगा मेरा। कैसे निकलेगा? अगर मैं लिखूं एक्स मैक्सिमम रेंज, ये है मैक्सिमम रेंज प्लस मिनिमम रेंज एक्स बार माइनस एक्स मैक्स एक्स मिनिमम डिवाइड बाय 2, ये मेरे पास आ गया क्या? एवरेज रेंज ऑफ एरर। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में मुझसे पूछता है कि एवरेज रेंज ऑफ एरर क्या है, तो क्या होगा वो आपका एक्स मैक्स माइनस एक्स बार माइनस एक्स मिनिमम। तो आप देख सकते थे अभी जो हमने एग्जांपल लिया उसमें आपका एरर क्या आ रहा था? प्लस माइनस 0.2 आ रहा था, मतलब कि मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज दोनों के दोनों कितने आ रहे थे? 0.2 आ रहे थे। एवरेज रेंज अगर मुझे निकालना होता तो 0.2 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता? एवरेज रेंज ऑफ एरर भी आपका 0.2 ही आता। और अगर आप इसको देखो तो एक्स बार कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसको मैं डायरेक्टली बिना एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू निकाले भी कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे? इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली एक्स मैक्स माइनस एक्स मिनिमम बाय 2, ठीक है। ये नाउ फिफ्थ पॉइंट, तो ये मेरा एवरेज रेंज ऑफ एरर निकल गया। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज स्पैन। स्पैन अगर जब मेरे को निकालना हो तो स्पैन आपका इक्वल टू होता है एक्स मैक्स माइनस एक्स मिनिमम। स्पैन क्या होता है? आपकी जो मैक्सिमम रीडिंग आई है किसी इंस्ट्रूमेंट की माइनस मिनिमम रीडिंग आई है जो एक इंस्ट्रूमेंट की, तो 5.2 माइनस 4.8, 0.4 आपका स्पैन है, ठीक है। तो ये 0.4 आपका कितना है? मैक्सिमम और मिनिमम रीडिंग का डिफरेंस है, तो वही आपका स्पैन से हम डिनोट करते हैं। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, तो ये अभी जो टॉपिक चल रहा है ना, इसमें अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं पूरा आपका फॉर्मूला वाइज ही होते आएगा। तो ये स्पैन हो गया। अब फिर मैं रेंज के बारे में बात कर सकता हूं। रेंज ऑफ रीडिंग्स की अगर मैं बात करूं कि आपकी जो रीडिंग्स आई है वो कहां से कहां वेरी कर रही है या किसके बीच में आई है, तो उसको मैं कैसे डिनोट करूंगा? रेंज ऑफ रीडिंग्स आपका क्या है? आपका एक्स मिनिमम से लेकर एक्स मैक्सिमम तक गया है रेंज ऑफ रीडिंग, करेक्ट। तो ये आपकी रेंज ऑफ रीडिंग हो गई है। अब सेवेंथ पॉइंट अगर मैं नोट करूं यहां पे, सेवेंथ पॉइंट, तो यहां पे मैंने अभी तक क्या क्या बात कर लिया? मीन वैल्यू के ऊपर बात किया मेन, और उसके बाद रेंज ऑफ एरर जो बेसिक नॉलेज है वो लिया। अब एक नया टर्म के बारे में सीखते हैं, डिविएशन। डिविएशन क्या होता है वो समझते हैं, राइट। डिविएशन, ठीक है। तो डिविएशन क्या होता है? सबसे पहले आपके पास सेट ऑफ डाटास है। सेट ऑफ डाटास मतलब कि क्या? हर इंस्ट्रूमेंट का आपके पास रीडिंग है कि उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हर इंस्ट्रूमेंट की क्या क्या वैल्यूज आई हैं वो आपको पता चल गया। अब जैसे ही आपने रीडिंग्स को देखा वैसे ही आप क्या करोगे? सबसे पहले उनका एवरेज वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। एवरेज वैल्यू कुछ आपके पास आ जाएगी, मीन वैल्यू आ गई आपके पास। अब क्योंकि सपोज कि अभी जो हमने एग्जांपल लिया था, आपकी एवरेज वैल्यू मैंने क्या बोला कि वो ट्रू वैल्यू के आसपास आई। सपोज करो ट्रू वैल्यू भी 5 एम्पियर था, एवरेज वैल्यू भी 5 एम्पियर आ गया। अब यहां पे पहला मीटर का रीडिंग क्या था? 4.8, राइट, 4.9 ऐसे करके कुछ रीडिंग्स था। तो अगर मैं डिविएशन चेक कर रहा हूं उसका एवरेज वैल्यू से, तो क्या आएगा? 5 माइनस आपका 4.9, ठीक है। मतलब कि यहां पे अगर मैं लिखूं डिविएशन को d1 इज इक्वल टू डी x1 माइनस एक्स बार, d2 इज नथिंग बट x2 माइनस एक्स बार, d3 इज नथिंग बट x3 माइनस एक्स बार, और वैसे ही सो ऑन करते हुए dn इज नथिंग बट इक्वल टू xn माइनस एक्स बार। मतलब कि हर मीटर की रीडिंग माइनस एवरेज वैल्यू अगर मैं करूंगा तो मुझे यह पता चल जाएगा कि हर मीटर कितना डिविएट हो रहा है एक्चुअल वैल्यू से, राइट। वही डिविएशन मतलब कि क्या? डिविएट कितना हो रहा है, मतलब कि कितना एरर आ रहा है, कितना अलग है वो चीज। तो वही हम कैसे लिखेंगे? डिफरेंस निकाल के x1 माइनस एक्स बार से। अब देखो यहां पे आपका कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। एक बार पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें पूछा गया था कि सम ऑफ डिविएशन इज इक्वल टू 0, ट्रू और फॉल्स। मतलब
कौन सा स्टेटमेंट सही था, तो उसमें से एक ऑप्शन गिवन था द सम ऑफ डिविएशंस इज इक्वल टू 0, और वो स्टेटमेंट सही है। जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो आप हमेशा चेक करोगे कि जब भी डिविएशन आप जो कैलकुलेट किया हो उनको ऐड करके देखोगे कि आपका डिविएशन इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं, सारा का सारा इक्वल करोगे तो सम करोगे तो इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर 0 आया तो मतलब कि आप सही कैलकुलेट कर रहे हो, और अगर नहीं तो फिर आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक्स किया। तो यहाँ पे ये खास बात है, जब भी आप डिविएशंस निकालोगे हर एक मीटर्स का और उन मीटर्स के डिविएशन को सबको एक साथ ऐड करोगे तो वो इक्वल टू 0 आएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू n dn di इक्वल टू 0, ठीक है। तो d1 d2 d3 d4 अप टू dn सबको अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो मेरा सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ये डिविएशन की प्रॉपर्टी है, राइट। तो यहाँ पे डिविएशन के बारे में बात कर लिया। अब मैं बात कर सकता हूं किसके ऊपर, अब मैं बात कर सकता हूं 8 पॉइंट आपका होने वाला है यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन। या फिर इससे पहले बात करते हैं हम मीन डिविएशन के ऊपर। ठीक है, मीन डिविएशन, करेक्ट। तो मीन डिविएशन क्या होता है, जैसे कि यहां पे हमने क्या किया था, रीडिंग्स की एवरेज वैल्यू निकाली, वैसे ही अब मैं डिविएशन की एवरेज वैल्यू निकालूंगा तो वो हमारा मीन डिविएशन आ जाएगा। तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे मैं लिखने वाला हूं डी, यहां पे इसको मैं मीन डिविएशन को डायरेक्टली लिखता हूं यहाँ पे इक्वल टू d1। यहां पे बस एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे मैं सब में मॉड वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू ही ले रहा हूं। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं मॉड वैल्यू नहीं लूंगा तो सबको सब कर दूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, सब तो 0 आ जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही ले रहा हूं और फिर उसके बाद ही मैं यहाँ पे मीन निकाल रहा हूं, राइट। तो यहाँ पे मीन डिविएशन निकालते समय मैं सब सारे डिविएशंस की पॉजिटिव वैल्यू ही ले रहा हूं मॉड्यूलस लेके, ठीक है। तो ये मीन डिविएशन हो गया। अब मैं बात करूंगा स्टैंडर्ड डिविएशन की। स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन को हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा इज इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू dn स्क्वायर। ये अपॉन n। अब ये जो n है फॉर n ग्रेटर देन 20, मतलब कि क्या, अगर आपकी जो रीडिंग्स आई है वो मोर देन 20 रीडिंग्स अगर आप लिए हो, जो कि जनरली हम एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता है, जनरली आपकी 20 से कम रीडिंग से दी जाती है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू को इजी करने के लिए। पर फिर भी फॉर्मूला अगर पूछता है तब अगर आपकी रीडिंग्स मोर देन 20 है तो उस केस में आप क्या करोगे, d1 स्क्वायर d2 अपॉन मॉड का स्क्वायर कर रहे हैं प्लस dn का होल स्क्वायर अपॉन n क्या है, नंबर ऑफ रीडिंग्स होल का अंडर रूट। ये हमारे पास क्या निकलेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन निकलेगा यहां से, स्टैंडर्ड डिविएशन जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। नाउ अगर आपका ये जो है वो लेस देन 20 है, मतलब कि नंबर ऑफ रीडिंग्स जो है वो आपके लेस देन 20 है, तो अगर आप क्या कर लिखोगे उस टाइम, तब भी न्यूमरेटर आपका सेम रहेगा, आप सभी डिविएशंस को ऐड करोगे स्क्वायर करके उनका मॉड लेके, पर डिनोमिनेटर में आप लिख दोगे n-1 फॉर n लेस देन 20, ठीक है। जब आपकी रीडिंग्स टोटल रीडिंग्स 20 से कम होगी उस केस में आप डिनोमिनेटर में n-1 करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसका वैसे मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन की भी बात हो गई। 10th पॉइंट अगर मैं यहां लिखूं वेरिएंस, वेरिएंस अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो वो क्या होता है आपका, वेरिएंस इज नथिंग बट इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, करेक्ट, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। तो 10 पॉइंट अभी तक मैं नोट करवा लिया। एक तो ये ग्राफ आपको दिखाया जो कि ज्यादा यूज नहीं आएगा, पर फिर भी मैं आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखा दिया कि ये देखो एनालिसिस किया मैं रीडिंग्स का, एवरेज वैल्यू, मिनिमम रेंज ऑफ एरर, मैक्सिमम रेंज ऑफ एरर, एवरेज रेंज ऑफ एरर, ठीक है, स्पैन, रेंज, डिविएशन, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस, ठीक है। तो ये फॉर्मूलास आप प्रॉपर नोट करते जाएंगे। अब 11th पॉइंट के ऊपर चलता हूं जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका, ये होगा प्रोबेबल एरर।
ठीक है, तो 11th पॉइंट में यहाँ पे लिखता हूँ प्रोबेबल एरर। अब ये जो प्रोबेबल एरर होता है ना, इसको हम डिनोट करते हैं आर से। ये हो गया आर से, ठीक है। और ये जो आर है, ये आर होता है आपका 0 या तो फिर बोल सकता हूँ 67.45% ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। या तो फिर क्या लिख सकते हो इसको, आर इज इक्वल टू, इसी को लिख सकते हो 0.6745 सिग्मा, ठीक है, 0.6745 सिग्मा। तो देखो आपने क्या किया, सबसे पहले एवरेज वैल्यू निकाला, एवरेज वैल्यू निकालने के बाद आपने डिविएशंस कैलकुलेट कर लिया, डिविएशन निकालने के बाद आपने स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के बाद आप जब प्रोबेबल एरर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू 0.6745 आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। तो ये आपका प्रोबेबल एरर मिल जाएगा। तो देखो प्रोबेबल एरर का अगर मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी बताऊं आपको मैं, तो क्या होता है कि प्रोबेबल एरर मतलब कि ये होता है कि कभी भी आप कुछ भी रीडिंग्स करो या कोई भी मेजरमेंट करो तो जनरली ऐसा बोला जाता है कि उसमें 67.45% एरर हो सकता है, या तो फिर क्या बोल सकते हैं कि उसमें सिर्फ 32.5% के ही आपको क्या मिलेगा, एक्यूरेसी मिल सकती है, या 67.45% का डिविएशन देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, सपोज करो आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नोट कर देने वाले हो, ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके सपोज करो 1 लाख स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं पेपर देने, 1 लाख लोग स्टूडेंट्स आपको अपीयर करेंगे पेपर एग्जाम देने के लिए, पर आपका कंपटीशन वो 1 लाख स्टूडेंट से नहीं है। अगर इस कॉन्सेप्ट से अगर हम जाएं तो वो जो 1 लाख स्टूडेंट्स हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत जोर से तैयारी चालू की होगी, पर लास्ट आते हुए उनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ होगा, या फिर उनके बीच में तबियत खराब हो गया होगा, या कुछ भी उन लोग ने लास्ट मोमेंट में आके गिव अप कर दिया होगा। अब वो ऐसे ही आराम से पेपर देने, बस क्योंकि फॉर्म भर दिया है तो पेपर देने चले जाएंगे, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे आपसे कंपटीशन से बाहर हो गए, कुछ लोग का ब्रेकअप हो गया होगा, कुछ लोग का रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया होगा, किसी लोग के फंक्शंस आ गए होंगे घर में, तो ऐसे कर करके कुछ लोग का आपके कंपटीशन से, जो मेन कंपटीशन था आपका रैंकर्स लोग का, उनका धीरे धीरे आपका कंपटीशन कम होते जा रहा है। अब ऐसे करते करते कितने परसेंट ऑफ पीपल आउट हो जाएंगे, 67.45% ऑफ द पीपल विल बी एलिमिनेटेड पहले ही एग्जाम में घुसने से पहले ही। तो आपको लगेगा कि इतने सारे लोग पेपर दे रहे, नहीं, आपका कंपटीशन पहले ही कम हो चुका है। अब बचे कितने, 32.5%। पर प्रैक्टिकलिटी में अगर मैं बताऊं, ये तो थ्योरेटिकल में आपको ऐसे ही थोड़ा सा इंटरटेन करने के लिए बता दिया, पर प्रैक्टिकलिटी में अगर बताऊं तो 32.5% भी, मतलब समझ लो 32,000 लोग बचे 1 लाख में से, वो आपके मेन कंपटीशन है। पर नहीं, प्रैक्टिकल में वो भी नहीं, मुश्किल से 10,000 लोग या 15,000 लोग आपके कंपटीशन होते हैं, क्योंकि उनमें से भी कुछ लोग एग्जाम में अच्छे से तैयारी करके आते हैं, बहुत अच्छा प्रिपेयर करते हैं, पर एग्जाम के प्रेशर में कुछ सिली मिस्टेक कर देंगे, क्योंकि उनको एग्जाम टेस्ट ज्यादा दिए नहीं होंगे, तो टेस्ट कम देने के कारण उनका स्पीड, एक्यूरेसी, ये सब चीज के कारण उनका पेपर उतना थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, राइट। तो जो लास्ट में जो बच्चे बचेंगे, जो लास्ट कंपटीशन के, वो आपके मेन कॉम्पिटिटर्स है, और वही सारा उन जो एग्जाम्स के आवर्स में खेल खेलेंगे, राइट, और उनमें से कोई रैंकर आएगा। तो खैर ये तो चलो अलग बात हो गई, पर ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का पूरा पार्ट था आपका, ठीक है। अब मैं चलता हूं 12th पॉइंट के ऊपर। ये आपका प्रोबेबल एरर था, जो कि 67.45% ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन था। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब कि क्या, 67.45% ऑफ सिग्मा, या तो फिर क्या लिख सकता हूं मैं उसको, 0.6745 ऑफ सिग्मा, 0.6745 सिग्मा। तो अभी मैं 12th पॉइंट लिखता हूं, तो मैं बात करूंगा मीन प्रोबेबल एरर। मीन प्रोबेबल एरर, इसको हम सिग्मा एम से डिनोट करेंगे, राइट, सिग्मा एम। तो इसका फॉर्मूला होगा आपका r/√n फॉर n ग्रेटर देन 20 एंड सिग्मा एम इज इक्वल टू r/√n-1 फॉर n लेस देन 20, करेक्ट। देखो लेस देन 20 में n-1 आ रहा है, ठीक है, तो फॉर्मूला से डरने की जरूरत नहीं है। देखो अभी तक आपसे प्री में आपके ये सब फॉर्मूला पूछा गया है, जिसको मैं मार्क कर देता हूं पहले से ही, ये कि रिलेशन बिटवीन प्रोबेबल एरर एंड स्टैंडर्ड डिविएशन एंड सम ऑफ डिविएशन इज इक्वल टू 0, ठीक है। बाकी सब फॉर्मूला देखोगे तो आप इजी ही है, एक दो बार बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। मीन प्रोबेबल एरर हो गया हमारा, 13th है हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मीन।
मीन इज इक्वल टू, इसको मैं लिखता हूँ सिग्मा अपॉन रूट एन, सिग्मा अपॉन रूट एन। और क्या बचा हमारा, एक और पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे 15th 14th पॉइंट, तो ये होगा आपका 14th पॉइंट, राइट। स्टैंडर्ड डिविएशन, डिविएशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, तो ये आपका इक्वल टू होने वाला है, इसको मैं लिखता हूँ इक्वल टू सिग्मा बाय 2 रूट है ये। ठीक है, सिग्मा बाय 2 रूट एन। और ये 15th पॉइंट आने वाला है, लास्ट पॉइंट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको मैं तो यहाँ यहाँ से बहुत क्वेश्चन देखे जाएंगे 15th पॉइंट से। स्टैंडर्ड डिविएशन deviation of group of quantities, ठीक है। तो देखो, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था, पिछले वीडियो में देखा था कि लिमिटिंग एरर फॉर ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज, मतलब कि ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज मतलब कि क्या, एडिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब में देखा था आपने। तो उसमें क्या होता था, एरर्स जो थे वो लिमिटिंग एरर्स के फॉर्म में थे या तो एब्सोल्यूट एरर्स के फॉर्म में थे। पर यहां पे अगर आपके एरर्स स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्म में है, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्म में है, तो होगा क्या, होगा ये कि अगर आपके पास रीडिंग्स क्या होंगी, x1, x2, x3, xm, ठीक है, अप टू xn तक जाएगा। ये आपकी मीटर्स की रीडिंग्स है, अलग अलग मीटर्स की रीडिंग है फॉर सेम क्वांटिटी, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन के केस में क्या होगा कि आप एक ही क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो, मतलब कि कॉमन टाइप के डाटा को मेजर कर रहे हो। जैसे कि रेसिस्टर्स के केस ले लो, रेसिस्टर्स इन सीरीज या रेसिस्टर्स इन पैरेलल, ये सब क्या हो गया, एक ही मतलब रेसिस्टर्स ही है सबके सब, तो कॉमन टाइप के डाटास हैं। तो उस केस में हम स्टैंडर्ड डिविएशन का यूज करेंगे। और क्वेश्चन में आपका मेंशन रहेगा, चिंता करने की बात नहीं है, कि अगर आपका जो एरर है वो स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्म में है, तो उस ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा वो फाइंड आउट अगर करना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, अगर x जो है वो फंक्शन ऑफ x1, x2, x3 अप टू xn तक है, अप टू xn तक है, और इस x1, x2, x3, xn सब का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या क्या है, विथ स्टैंडर्ड डिविएशंस सिग्मा x1, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन को हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से करते हैं ना। तो x1 का स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा x1, x2 का स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा x2, सिमिलरली xn का स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा xn, सबका स्टैंडर्ड डिविएशन मैंने नोट कर दिया। और x जो है ओवरऑल रिजल्टेंट जो होगा इन ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज का, उसका अगर मेरे को स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो वो क्या इक्वल टू होगा, वो फॉर्मूला हमको पूछा गया है कई बार एग्जाम में, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हैं इससे, ठीक है। तो देखने वाली बात पहले ये नोट कर लेना कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ना, ये आपके वैल्यू फॉर्म में होंगे, परसेंटेज में नहीं होंगे। अगर क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन भी होगा ना, तो आप उसको वैल्यू में कन्वर्ट करोगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं वैल्यू फॉर्म, ये वैल्यू फॉर्म में रहेंगे, राइट, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे फॉर्मूला लिखता हूं, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिजल्टेंट क्वांटिटीज ऑफ ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज विथ स्टैंडर्ड डिविएशन दिस, तो उसका अगर आप क्या लिखोगे, ये हो जाएगा आपका डेल एक्स अपॉन डेल x1 उसका स्क्वायर प्लस ये है आपका सिग्मा x1 का स्क्वायर प्लस डेल x अपॉन डेल x2 का सिग्मा x2 का होल स्क्वायर प्लस
डेल एक्स अपॉन डेल एक्स एन का स्क्वायर इंटू सिग्मा एक्स एन का होल स्क्वायर, ये ठीक है। तो ये आपका x अपॉन डिफरेंशिएशन करेंगे x1 से, फिर स्टैंडर्ड डिवीजन के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, सब जगह स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, ये स्क्वायर होगा, और सिग्मा x2 स्क्वायर सिग्मा xn स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन हो रहा है, सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द रिजल्टेंट क्वांटिटी आ जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हुआ है तो हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल करने के बाद आपको डेफिनेटली फॉर्मूला याद हो जाएगा और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है, राइट। तो ये कई बार फॉर्मूला डायरेक्टली एकदम डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर्मूला कौन सा करेक्ट है, और कुछ बेसिक क्वेश्चन इससे आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन प्रोबेबल एरर और ये सब से मिल सकता है। मीन प्रोबेबल एरर कभी कभार पूछते हैं पर जनरली कम पूछा जाता है, क्योंकि इसमें आपको प्रोबेबल डिविएशन, एवरेज डिविएशन, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन, फिर उसका ये सब निकालना पड़ेगा, तो लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो आपको शायद हो सकता है कि मेंस में या ईएससी के मेंस में आपके ये सब क्वेश्चन पूछा है, पर जनरली फॉर्मूला बस पूछा जाएगा, ज्यादा आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाएगा मोस्ट प्रोबेबली। और ये पर इसमें कैलकुलेशन करवा सकता है, इसमें एक दो क्वांटिटी बस देगा और आपसे सॉल्व करने को बोला जाएगा, राइट। तो यहां पे मैंने क्या बोला, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज, और यहां पे मैं देता हूं कॉमन क्वांटिटीज। क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कॉमन क्वांटिटीज मतलब कि क्या, अगर रेसिस्टर्स हैं, जैसे मान लो R1 और R2 दो रेसिस्टर हैं, दोनों सीरीज में हैं या दोनों पैरेलल में हैं, दोनों का कुछ ना कुछ x1 होगा x2 होगा, ठीक है, R1 का x1 R2 का x2। अब दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन जो होगा सिग्मा x1 सिग्मा x2। और अगर मैं पूछूं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इन सीरीज और इन पैरेलल आपका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आने वाला है, तो आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे, जो कि हम क्वेश्चन करेंगे तो उसको सॉल्व करके देखेंगे। अब ये इसका एक पार्ट हो गया। तो यहां पे मैंने क्या बोला, कॉमन क्वांटिटीज के केस में ये वाला होने वाला है। पर मान लीजिए आपकी क्वांटिटीज डिफरेंट हो, मतलब कि अभी भी आपका ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज हो, अभी भी आपका ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज ही हो। 15th पॉइंट का बी पार्ट बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ये आपका ए पार्ट हो गया, ए, और मैं बी पार्ट बोल रहा हूं। यहां पे आपका स्टैंडर्ड डिविएशन आया। अब मैं क्या बोलूंगा, अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो कई बार आपका अनसर्टेनिटी टाइप का वर्ड्स यूज होता है। तो अनसर्टेनिटी मतलब कुछ नहीं बल्कि बस ये स्टैंडर्ड डिविएशन का सेम फॉर्मूला होगा, सब कुछ सेम होगा, बस क्योंकि यहां पे डिफरेंट क्वांटिटीज होगी। जैसे यहां पे मैंने कॉमन क्वांटिटीज में क्या लिया, रेसिस्टर्स का एग्जांपल लिया। सपोज करो कि पावर निकालना है, पावर क्या है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। तो वोल्टेज का कुछ अनसर्टेनिटी होगा, करंट का कुछ अनसर्टेनिटी होगा, दोनों के अनसर्टेनिटी में के होने के कारण ओवरऑल पावर में कितना अनसर्टेनिटी आएगा, उस चीज को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे अब क्या हुआ, पावर, वोल्टेज, करंट, तीनों अलग अलग क्वांटिटीज आ गया, कॉमन क्वांटिटीज नहीं था, इसलिए स्टैंडर्ड डिविएशन बोलने के बजाय मैं क्या बोलूंगा, अनसर्टेनिटी बोलूंगा। तो वही चीज आपको घुमा फिरा के यही चीज लिखवाऊंगा, राइट। तो ये क्या होगा, अनसर्टेनिटी फॉर ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, तो यहां पे भी क्या होगा, x जो रहेगा ओवरऑल रिजल्टेंट x जो रहेगा वो फंक्शन ऑफ x1 x2 अप टू xn रहेगा, राइट, और फंक्शन ऑफ x1 x2 xn रहेगा। पर यहां पे क्या होगा, डिफरेंट क्वांटिटीज हो जाएंगी आपकी, जिसको मैं अनसर्टेनिटी से बोलूंगा, नाम दूंगा, राइट। और उसको अगर मैं विद अनसर्टेनिटी, देखो यहां पे स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह अनसर्टेनिटी लिख रहा हूं, विथ अनसर्टेनिटी ओमेगा 1, सपोज करो ओमेगा 1 है, ओमेगा 2 है, ओमेगा 3 है, अप टू ओमेगा n है, राइट। तो ओमेगा ऑफ रिजल्टेंट क्वांटिटी विल बी, ओमेगा ऑफ रिजल्टेंट, जैसे यहाँ पे सिग्मा एक्स था, यहाँ पे ओमेगा एक्स लिख सकते हो या ओमेगा ऑफ रिजल्टेंट लिख सकते हो, वो क्या आएगा, सेम चीज, सेम फॉर्मूला, देखो सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा x1, और यहाँ पे डिविएशन की जगह बस यहाँ पे ओमेगा x1 हो गया स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एक्स डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है।
तो ये हो गया WX2 का स्क्वायर, ये अप टू n तक आएगा स्क्वायर इंटू WXN का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आ गया अनसर्टेनिटी की केस में, राइट। तो आपको एक फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको दोनों फॉर्मूला याद हो जाएंगे वैसे तो, क्योंकि सेम ही चीज़ है, राइट। तो कई बार आपको क्वेश्चन में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। जनरली ये 15th पॉइंट से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इन दोनों फॉर्मूला को तो डेफिनेटली आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड टॉपिक जो था। हमने लिमिटिंग एरर के बारे में बात कर लिया, गारंटीड एक्यूरेसी एरर के बारे में बात कर लिया, लिमिटिंग एरर फॉर ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज बात कर लिया। फिर अभी जो थर्ड टॉपिक मैंने डिस्कस किया उसमें मैंने क्या किया, ओवरऑल आपको इन जनरल बताया कि टाइप्स ऑफ एरर्स कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ एरर होते हैं 3 प्रकार के। मेन क्या होता है, ग्रॉस एरर जो ह्यूमन मिस्टेक के कारण होता है। ह्यूमन मिस्टेक हम क्या क्या गलती करते हैं वो भी लिखवाया मैंने। सेकंड पॉइंट क्या था आपका, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर कितने टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के। इंस्ट्रूमेंटल था, इन्वॉल्वमेंटल था, फिर क्या था आपका ऑब्जर्वेशनल एरर, जिसमें हम क्या सीखे थे, पैरेलैक्स एरर के बारे में बात किए थे। थर्ड पार्ट था आपका रैंडम एरर, ठीक है, रैंडम एरर। तो वो 3 जो थ्योरी पार्ट थे उसमें मैंने आपको बता दिया किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। आपको ऑप्शंस दे देगा, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा एरर है, ये स्टेटमेंट गिवन होगा, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा एरर है इन चारों ऑप्शन में से, राइट। तो वो थ्योरी पार्ट था। उसके बाद मैंने ये बोला कि रैंडम एरर क्योंकि था अनआइडेंटिफाइड कॉज के कारण था, तो उसका कॉज हमको पता नहीं था, तो हम क्या किए, उसमें एनालिसिस करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किए। और उस स्टैटिस्टिक्स मतलब कि क्या, स्टैटिस्टिक्स मतलब कि सिंपल सैंपल ऑफ डाटा रहेगा हमारे पास, उसमें हम मीन निकाले और फिर उसके लिए मीन एवरेज जो हमने निकाला, डिविएशंस निकाला, वेरिएंस के बारे में बात किया। तो वैसे ही करके मैंने आपको ऑलमोस्ट 15 फॉर्मूलाज लिखवाए। और ये फॉर्मूलाज आपको कुछ फॉर्मूलाज इसमें से इंपॉर्टेंट है, कुछ आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको मतलब आपको कैलकुलेट करने के लिए उतना हार्ड न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा, पर डायरेक्ट फॉर्मूलाज आपसे पूछा जा सकता है ऑप्शंस के थ्रू, राइट, कि कौन सा फॉर्मूला सही है। तो उस केस में आपको देखो एक दो बार लिखोगे, कुछ क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये फॉर्मूलाज याद हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड टॉपिक था। अब मैं चलूंगा इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।